हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1। इसमें हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट। हमें वो सर्कमस्टांसेस बतानी है, वो कारण बताने हैं जिनकी वजह से जो रिवॉल्यूशन आंदोलन हो गया था फ्रेंच में, उसके क्या कारण थे वो हमें बताना है। तो देखिए, पहला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरा है द वॉर विद ब्रिटेन फॉर एन इंडिपेंडेंट अमेरिका। फिर थर्ड आता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेज्ड। फिर फोर्थ पॉइंट है सब्सिस्टेंस क्राइसिस और फिफ्थ है ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप समझ लीजिए कि दो लोग हैं, किसी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया जा रहा है, ए और बी। ए के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जा रहा है, उसको बहुत अच्छा खाने के लिए दिया जा रहा है, उसको बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है, उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। और बी के साथ उसके साथ मतलब कंपैरेटिवली इतना अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा, अच्छे कपड़े नहीं दिए जा रहे, अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा। तो ए के पास क्या हो गई? ए के पास होगी प्रिविलेजेस, ए को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब प्रिविलेजेस ऑन बर्थ क्या होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में, एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपके साथ आपको प्रिविलेज दी जाएगी, आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो ऐसा ही फ्रांस में होता था। There were rich people in the society who received privileges by birth, leading to resentment among people. तो कुछ अमीर लोग होते थे सोसाइटी में जिनको प्रिविलेजेस, तवज्जो, बहुत सारे फ़ायदे दिए जाते थे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में या एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? कॉमन पीपल में रिसेंटमेंट हुआ। मगर मतलब जो कॉमन लोग थे, जो आम जनता थी, उनको ये बातें जो है वो पसंद नहीं आ रही थी। सेकेंड पॉइंट है जो है वॉर हो रही थी ब्रिटेन की अमेरिका में। अमेरिका और ब्रिटेन की वॉर हो रही थी। अब उसमें मदद करने के लिए कूद पड़ा फ्रांस। किसकी मदद करने के लिए? अमेरिका की मदद करने के लिए। ब्रिटेन को एक तरीके से उसका ब्रिटेन दुश्मन था, तो इसलिए जो है फ्रेंच सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर अमेरिका में जा रहे थे लड़ाई करने के लिए। अब देखिए क्या हुआ। ड्यू टू दिस वॉर देयर वाज हाई डेट ऑन द फ्रेंच मोनार्की। फॉर द रीपेमेंट ऑफ दोज डेट्स मैनी न्यू टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द कॉमन पीपल। अब वहाँ पर अपने सोल्जर्स भेज रहे थे, पैसे की ज़रूरत थी, तो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया था जो फ्रेंच के मोनार्की थी। मोनार्की होता है राजा महाराजा का रूल। तो वहाँ की जो मोनार्की थी वो बहुत ज़्यादा डेट मतलब कर्जे में आ गई थी। अब कर्जे को चुकाने के लिए क्या करा? लोगों पे टैक्स बढ़ा दिए। अब लोग वैसे ही बेचारे गरीब और उन पे टैक्स बढ़ा दिए गए। अब पावर की जो कंसंट्रेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लासेस के पास थी। थर्ड पॉइंट में जो प्रिविलेज मतलब जो लोगों ने पहले देखा, जो बड़े बड़े खानदानों में पैदा होते थे, तो उसके पास क्या थी? कंसंट्रेशन था। वहीं पर पावर सारी की सारी इकट्ठा हो रखी थी। तो देयर वाज नो इक्वल डिवीजन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इक्वली तरह से पावर का डिवीजन बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड एस्टेट वॉज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट फॉर मनी। तो थर्ड एस्टेट ही सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को पे किया करती थी, और पैसे के लिए भी थर्ड एस्टेट फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पे डिपेंड रहती थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ज़्यादा प्रिविलेज क्लास हुआ करती थी और थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल होते थे, जैसे कि फार्मर्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब। और बाकी सारे लोग सेकंड में चर्च के लोग। फर्स्ट में क्या होता था? क्लर्जीज वगैरह और राजा महाराजा जो होते थे, रॉयल फैमिली, वो आती थी। फोर्थ पॉइंट आता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देयर वाज अ डिमांड सप्लाई गैप ऑफ ब्रेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ रही थी मगर खेती नहीं बढ़ पा रही थी उस तरह से, क्योंकि खेती में पैसे नहीं लगाए जाते थे। तो उससे क्या हो रहा था? लोगों के पास ब्रेड की कमी हो गई थी। मतलब हम कहें हिंदी में तो रोटी की भी कमी हो गई थी लोगों के पास। ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रही थी। तो कैसे? अ न्यू क्लास इमर्ज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरसी ट्रेड। व्यापार हो रहा था दुनिया के दूसरे देशों के साथ, तो ओवरसीज ट्रेड हो रहा था, इसलिए मिडिल क्लास उभर के आ रही थी। दिस क्लास वाज वेल्दी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ राइट। अब ये जो मिडिल क्लास थी ये अमीर हो रही थी क्योंकि ये मेहनत कर रही थी अपनी एबिलिटी से, अपनी काबिलियत से। जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको उनका फ़ायदा उठा करके, ना कि जन्म के आधार पर, बर्थ राइट की वजह से। ये लोग मेहनत करके कमा रहे थे। As people of middle class were educated and believe in the idea of equal distribution of people, equal distribution of wealth, they began raising their voice to end the privileges on the basis of right of birth। तो ये लोग जो थे मिडिल क्लास वाले पढ़े लिखे लोग थे, तो इन लोगों ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया इस बात का कि जो है
जो राइट्स हो, मतलब जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स, प्रिविलेज क्लास हो एक कोई, इस बात का जो है विरोध करना शुरू कर दिया था मिडिल क्लास ने कि भाई कोई अमीर है क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसे टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, हम लोग तो मेहनत से कमाते हैं, इस बात का जो है विरोध करने लगी थी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास बढ़ी थी, वो पढ़ी हुई क्लास थी, वो पढ़ी लिखी थी, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सभी लोगों के पास बराबर पैसे हों और समानता का अधिकार हो, इसके बारे में वो बात करने लगे थे। तो the above circumstances led to the outbreak of revolution. There were also few thinkers during this period that by their books spread the idea of democracy and equality. ये 5 पॉइंट तो थे ही, और उस टाइम पे क्या हो रहा था, थिंकर्स भी आ रहे थे, अलग अलग दार्शनिक आ रहे थे जो लोगों को बता रहे थे कि दुनिया में डेमोक्रेसी, जैसे आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि हम अपने जो शासक हैं, जो हम पे रूल करेगा वो हम खुद चुनते हैं और हमारे सारे के सारे नागरिक बराबर हैं, ये वाले आइडियाज़ भी फ्रांस में उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे कौन से तबके को फ़ायदा हुआ फ्रेंच के। विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, किसको पावर अपनी छोड़नी पड़ी। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन, और कौन सा तबका सोसाइटी का था जिसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो डिसअपॉइंटेड था, मतलब एक तरह से नाराज़ था जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे। तो इसका देखिए आंसर आ जाता है, इट वॉज द थर्ड एस्टेट ऑफ कॉमन पीपल हु मेनली बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन एज दे गेंड इक्वल सोशियो इकोनॉमिक राइट्स एंड स्टेटस। तो थर्ड स्टेट जो थी वो कॉमन पीपल थे, आम आदमी थे, आम लोग थे, उनको बेनिफिट हुआ रिवॉल्यूशन का और उनको इक्वल बराबर का सोशल और इकोनॉमिक राइट्स और स्टेटस मिल गया। मतलब सबके पास अब सभी टैक्स बढ़ने लगे, सबको टैक्स देने होते थे और सबका जो सोशल स्टेटस है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, रिवॉल्यूशन के बाद ये वाली कंडीशन आई थी, तो थर्ड एस्टेट को फ़ायदा हुआ। अब किसको नहीं हुआ। वेयरएज क्लर्जी एंड नोबल्टी वर फोर्स्ड टू सरेंडर पावर्स, क्लर्जी और नोबल्टी जो थे उनको अपनी पावर जो है वो सरेंडर करनी पड़ी थी। देयर प्रिविलेजेस, और उनके जो भी उनको हक दिए हुए थे, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दी हुई थी, वो वापस ले ली गई, वर टेकन अवे। द मॉडरेट्स who wanted a constitutional monarchy were also disappointed because ultimately Napoleon came to power. जो मॉडरेट्स थे, जो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बड़े, संविधान बने और जो हमारा राजा है वो राजा रहे, मगर क्या हो कि एक संविधान बने, राजा संविधान को फॉलो करे, जो ये चीज़ चाहते थे वो लोग भी डिसअपॉइंटेड हुए। उन लोगों को भी रिवॉल्यूशन की बातें इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि नेपोलियन जो है उसके बाद पावर में आ गया था। ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, describe the legacy of French Revolution for the people of the world during 19th and 20th century। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो लेगेसी है उसके बारे में आप बताइए कि उसका क्या फ़ायदा हुआ, दुनिया पे क्या असर पड़ा 19th और 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो देखिए इसका आंसर हो जाता है, देयर वर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसीज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दो लीगेसी रही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मतलब जिससे दुनिया को फ़ायदा हुआ। वो क्या हुआ, आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लिबर्टी विद इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब लोकतंत्र के जो हक होने चाहिए लोगों के पास, इसके बारे में बात की गई। एंड लिबर्टी विद इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें आज़ादी, समानता और भाईचारे की भी बात बताई। तो यही वाली जो चीज़ें हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने लिए अप्लाई की हैं। हमारे देश का जो प्रियम्बल है उसमें ये सारी की सारी बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। देखिए हमारे देश के संविधान में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये बातें ली गई, तो लीगेसी तो है ही। अब फिर आगे इसका आंसर आता है, इट वॉज फ्रांस फ्रॉम विच दीज आइडियाज़ वर स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और ये आइडियाज़ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वाले जो आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही, फ्रांस से ही पूरे यूरोप में और पूरी की पूरी दुनिया में 19th सेंचुरी में फैले थे। These ideas were interpreted and modeled according to the respective needs of the colonized people। और इन आइडिया को अपने अकॉर्डिंग जो है समझा गया सारे के सारे अलग अलग देशों में। colonized people मतलब जिन देशों में दूसरे देशों का राज था और जहाँ पर राज होता था वहाँ पर वो कॉलोनी होती थी। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वहाँ कॉलोनी के लोगों ने इन सारी की सारी बातों को अपने हिसाब से समझा और इंटरप्रेट किया।
India's struggle for independence was also inspired by the ideas of the great French philosophers like Voltaire and Rousseau. तो वोल्टेयर और रूसो के जो आइडियाज़ थे ना, जैसे कि फ्रेटर्निटी का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, इनके आइडियाज़ से हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, वहाँ यहाँ के लोग भी इन आइडियाज़ से इंस्पायर हुए, प्रेरणा मिली और इन पर हमारे देश के लोगों ने भी काम किया. तो इट वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट स्प्रेड आउट द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड सोवर्निटी. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही आइडिया फैलाया था, स्प्रेड किया था, किसका? फ्रीडम, आज़ादी, सोवर्निटी, मतलब हमारे देश पर सिर्फ हमारा राज होगा, किसी बाहरी ताकत का नहीं होगा. ये होता है सोवर्निटी, मतलब हम ही खुद देश के नागरिक ही सबसे ऊपर है. ये वाला सोवर्निटी का आइडिया भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया को मिला. 4th क्वेश्चन आता है इसका, ड्रॉ अप a list of democratic rights we enjoy today whose origins could be traced with the French Revolution. Explain. हम लोगों को जो democratic rights आज मिले हैं, हम जो enjoy करते हैं, इसका origin कहाँ से French Revolution से trace होता है, तो कैसे होता है वो हमें बताना है. तो the following fundamental rights given in the Indian Constitution can be traced to the French Revolution. कहाँ से French Revolution से कौन कौन से आइडियाज़ लिए हैं हमने, वो हमें बताना है. तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग जो बोल पाते हैं आज़ादी के साथ और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम क्या सोचते हैं वो बता पाते हैं, ये आइडिया भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है. फिर आगे पॉइंट आता है राइट टू द फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, मतलब आपके साथ दुर्व्यवहार, बर्बाद नहीं कर सकता है आपकी ज़िंदगी को, ये भी आपके पास अधिकार है. राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन. और फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब जो संविधान, अगर आपके साथ कोई गलत होता है, आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट किए जाते हैं, तो आप कानून के पास जा सकते हैं, आप कोर्ट के पास जा सकते हैं. यही होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये सारे के सारे आइडियाज़ जो है हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5. वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बीसेट फ्रेंच? क्या तुम इस व्यू से अग्री करते हो कि जो यूनिवर्सल राइट, मतलब पूरा दुनिया के जो राइट्स हैं वो हमें फ्रेंच वाले वहाँ से मिलते हैं और वहाँ पर बेस्ट सेट भी होता है, ये एग्जाम्पल कि उन्होंने फॉलो किया? तो इसका आंसर है द कॉन्ट्राडिक्शन दैट फॉलोज इन द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स एज पर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वॉज विमेन बीइंग कम्प्लीटली इग्नोर्ड. मतलब यूनिवर्सल राइट था, मतलब हर किसी को अधिकार दिया जाएगा, फ्रेंच ने ये कहा था, मगर हर किसी को अधिकार दिया जाएगा मगर औरतों को ही अधिकार नहीं दिए गए, खुद फ्रांस में ही. तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन फैलाता है कि मतलब यूनिवर्सल राइट्स कैसे हो गए जब आपने औरतों को अधिकार नहीं दिए. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अपने आप में भ्रांति है, दोगली बात है. विमेन वर स्ट्रगलिंग फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. विमेन जो है, औरतें स्ट्रगल करती रहीं समान जो पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक जो हक हैं उनके लिए वुमेन जो है स्ट्रगल करती रही, लड़ाई करती रहीं. ऑल द राइट्स एट दैट टाइम वर गिवन टू मैन. सारे के सारे जो राइट्स हैं उस टाइम पर वो आदमियों को ही दिए गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एज पैसिव सिटीजन्स विदाउट वोटिंग राइट्स वॉज लाइक नॉट पुटिंग इन टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच. मतलब एक तो वुमेन को वोट का हक नहीं दिया गया, और जो पैसिव सिटीज़न थे, मतलब जैसे कि जो दूसरे देश से आए हुए लोग थे, जो छोटे मोटे नाली साफ़ करना और जो सफाई वाले काम करते थे, उनको भी वोट देने का हक नहीं दिया गया. तो ये तो वही हो गया कि आप वही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जो आप प्रीच कर रहे हो, मतलब जो आप दुनिया को बता रहे हो यूनिवर्सल राइट्स, वही आप अपने देश में नहीं दे रहे हो. तो ये बात तो बहुत गलत बैठती है. इट कुड ऑल्सो बी सेड दैट डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज अ गुड बिगिनिंग बट इट लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड. मतलब हाँ, ये कह सकते हैं डिक्लेरेशन जो आई थी यूनिवर्सल राइट की, हमको सबको राइट देने हैं, वो मतलब अच्छी थी स्टार्ट करने के लिए, मगर इससे भी बहुत ज़्यादा आगे हमें और बढ़ना था. ये हो जाएगा इसका आंसर. 6th क्वेश्चन है हाउ वुड यू एक्सप्लेन राइज ऑफ नेपोलियन. नेपोलियन किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से वो सम्राट बना, शासक बना, उसको हमें बताना है. तो इसका आंसर हो जाएगा
आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट द वेल्दियर क्लास केम इन पावर। जैकोबियन गवर्नमेंट आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो गिर गई, तो वेल्दियर अमीर लोग फिर से पावर में आ गए। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया और संविधान लेकर के आया गया। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दोज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डिड नॉट ओन प्रॉपर्टी वर नॉट गिवन राइट टू वोट। फिर नया संविधान आया, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट देने का हक नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। These elected legislative council appointed a directory which consisted of 5 members। अब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाने का काम करता है, काउंसिल एक जो ग्रुप होता है जो लॉ बनाने का काम करता है, उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप बनाया गया लोगों का, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने, और इसमें 5 मेंबर हुए डायरेक्टरी के, और सारा का सारा काम इनके द्वारा देखा जाने लगा। दिस वॉज डन टू सेफगार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वन मैन डोमिनेटिंग द पावर। 5 लोगों को पावर दी गई इसलिए कि कोई एक ही अपनी अपनी न चलाने लगे, इसलिए किस 5 लोगों को पावर का बंटवारा किया गया। फिर मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी अफन फॉट अमंग देमसेल्व्स लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड चाउस। अब 5 लोगों को हक दिया गया बिल्कुल बराबरी का, तो 5 लोग आपस में लड़ने लगे काफ़ी ज़्यादा कि मैं डोमिनेट करूँगा और मैं डोमिनेट करूँगा। इससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चाउस आ गया, मतलब किसी की भी नहीं चली और देश में फिर से चीज़ें ठीक नहीं रहीं। दिस लेड टू क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन फ्रांस। अब इससे क्या हुआ, पावर वैक्यूम हो गया, कोई पावर में एक तरीके से था ही नहीं वहाँ पर उस टाइम पर, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला कोई नहीं मिल रहा था, कोई सही तरीके से देश के कामकाज नहीं चल पा रहे थे। अब इस केस में क्या हुआ, नेपोलियन का राइज हुआ। नेपोलियन बोनापार्टे टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड द रेन ऑफ पावर एज अ मिलिट्री डिक्टेटर। और नेपोलियन ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि कोई भी सही से कामकाज नहीं चला पा रहा है तो लोग मेरे पे विश्वास कर लेंगे, और वो पावर में आ गया, रेन ऑफ पावर, उसकी जो है सत्ता स्टार्ट हो गई एज अ मिलिट्री डिक्टेटर। फिर वो क्या गया, सेना का था, वो सेना का एक सैनिक था, फिर वो डिक्टेटर बन गया, अपनी पूरी की पूरी तरह चलाने लगा। तो ये हमारा हो गया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। थैंक यू।